तो कैसा रहा आप सभी का हिंदी विषय का पेपर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मयंक प्रजापति जी आप भी बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का यह जो पेपर है, इस पेपर का कोड है 801 AG। तो मैंने आपको कॉपी भरने का भी तरीका बता दिया था, आपने अच्छे से भर दिया होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं जो कोड है 801 AG। तो यदि आपके पेपर का कोड है 801 AG तो आप मिला सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस पेपर का मैं फुल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया था उसी में से यहां पर आया है। आप देखेंगे यहां पर निम्नलिखित में से पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। एक नंबर का प्रश्न है। और यहां पर आप देख सकते हैं पहला कथन है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। दूसरा कथन है आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तीसरा कथन है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। और चौथा कथन है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो सही कथन कौन सा है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बाकी तीनों कथन गलत हैं, चौथा कथन सही है। यहां पर आप देख सकते हैं एक खा के अंतर्गत प्रश्न है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्पों में से कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो ऐसा कोई भी प्रश्न इस पेपर में नहीं आया है जो मैंने आपको ना बताया हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय हैं। और यह जीवनी किसकी है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और एक गा के अंतर्गत प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं। आषाढ़ का एक दिन, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। रस मीमांसा मैंने आपको बताया था, यह किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और अगला प्रश्न है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। और यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है एक अंगा के अंतर्गत, उसने कहा था किस विधा की रचना है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी या आलोचना। उत्तर क्या हो जाएगा, उसने कहा था किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। मैं आशा करता हूं कि आपने कहानी विधा पर ही टिक किया होगा। और अगला प्रश्न जो कि मैंने आपको कल ही बताए थे, प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे और वही यहां पर पूछे गए हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो पहले हैं कौन, महाकवि भूषण, और दूसरे कौन हैं, गोरेलाल। मैंने आपको बता दिया था महाकवि भूषण और गोरेलाल। तो यह प्रश्न भी आ चुका है। आप कमेंट करके बताएं कि आपने सही उत्तर लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगला जो प्रश्न है, छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि किसी एक युग की प्रमुख विशेषताएं जरूर पूछेगा और यहां पर छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताओं को पूछा ही है। तो विशेषता क्या हो जाएगी, प्रकृति का मानवीकरण, और दूसरी विशेषता है सौंदर्य भावना। यहां पर अगला प्रश्न है 2 गा के अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यह रचना किसकी है, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह। यहां पर आप देख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। यह प्रश्न भी मैंने आपको बताया था और यह प्रश्न आ भी गया है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 3 यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, जो मैंने आपको बताया था गद्यांश वही यहां पर आया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह गद्यांश मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है। और इसका आपने संदर्भ कैसे लिखा होगा, संदर्भ भी मैंने बताया था कि मित्रता नामक पाठ का कोई भी गद्यांश यदि आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे
देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित किस पाठ से? मित्रता नामक पाठ से, मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मैंने आपको संदर्भ लिखने का भी तरीका बता दिया था, आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में सतसंगत की क्या विशेषता बताई गई है? इस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। मैंने आपको बताया था कि यह पद्यांश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह किसके द्वारा लिखा गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। किस पाठ से है? वन पथ पर, वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। यदि आपने इसका संदर्भ व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखा है तो अच्छी बात है। और यहां पर आप अथवा में देख सकते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। यह पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? यह लिया गया है स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आपने अच्छे से संदर्भ लिखा होगा। और प्रश्न संख्या 5 का यहां आप देख सकते हैं, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। मैंने आपको बताया था, आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद करके जाएंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर दोनों जीवन परिचय आए हुए हैं। और इसके बाद 5 खा के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आज सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में मैंने तीनों महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय बताया था। यदि आपने देखा था तो आप यहां पर देख भी सकते हैं, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आया हुआ है। मैंने दावे के साथ कहा था कि ये आएगा, 100% आएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में तीनों महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय आया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो यह गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक पाठ से और यहां पर अथवा में श्लोक दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपने किसका संदर्भ और किसका हिंदी अनुवाद लिखा है। और प्रश्न संख्या 7 का जो कि इस प्रकार से है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यहां पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न है और मैंने आपको बताया था कि आप 2 श्लोक याद करके जाइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और दूसरा श्लोक मैंने आपको बताया था कि याद कर लीजिएगा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता। तो आपने कोई एक श्लोक जरूर लिख दिया होगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 का भी आप देख सकते हैं, मैंने जो संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था आपसे, उन्हीं में से प्रश्न पूछे गए हैं। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहां मरना मंगलकारी होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाणारस्याम मरणम मंगलम भवति, वाणारसी में मरना मंगलकारी माना जाता है। और यहां पर पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत, इसका भी मैंने उत्तर बताया था कि पुरु राजा अलछेद्रेन सह युद्धम अकरोत। और यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है, यह भी चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत। मैंने इसका भी उत्तर आपको बताया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा लिखिए। मैंने आपसे कहा था कि आप करुण रस की परिभाषा और उदाहरण याद कर लें, बिल्कुल आसान बताया था मैंने आपको। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न आया हुआ है 2 नंबर का। इसके बाद आप देख सकते हैं उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आप उपमा अलंकार की परिभाषा ना याद करें क्योंकि यह बड़ा है थोड़ा सा। आप रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार,
रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा याद कर लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 8 गा रोला छंद अथवा सोरठा। मैंने आपसे कहा था कि सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा, आएगा जरूर। यहां पर आप देख सकते हैं आ गया है आपके पेपर में। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 का में पूछा गया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहां से आप देख सकते हैं अन से क्या बनाया होगा आपने, अन से क्या हो जाएगा, तो अन से हो जाएगा अनर्थ। क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। उप से हो जाएगा उपकार, उप से उपकार हो जाएगा। सु से क्या बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। और अभि से क्या बन जाएगा, अभि से हो जाएगा अभिमान। क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। अधि से क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, अधिकार। और सह से क्या हो जाएगा, सहपाठी। तो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण उपसर्ग बताए थे वो सभी यहां पर आप देख सकते हैं पूछे गए हैं। और यहां पर प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। आई से क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। क्या, लिखाई हो जाएगा। ता से क्या बन जाएगा, सज्जनता, सज्जनता। यहां पर आप देख सकते हैं। हट से क्या हो जाएगा, घबराहट, घबराहट। जितने मैंने आपसे बताए थे वो सभी यहां पर हैं। और वट से क्या हो जाएगा, वट से हो जाएगा लिखावट, लिखावट बन जाएगा इस तरीके से। तो जो मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे वही यहां पर आए हैं। प्रश्न संख्या 9 भी आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्थान पतन, चौराहा, जीवन मरण, त्रिभुज। तो यहां पर चौराहा में कौन सा समास है, इसमें जो है कौन सा समास है, पहले इसका विग्रह क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह या समाहार भी लिख सकते हैं आप। और इसमें समास कौन सा है, तो समास है इसमें द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास है। मैंने आपसे बताया था कि ये जरूर आएगा और यहां आप देख सकते हैं आ गया है। जीवन मरण, तो इसका जो है विग्रह क्या हो जाएगा, जीवन और मरण। क्या हो जाएगा, जीवन और मरण हो जाएगा। इसमें समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। आप ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास है। इसके बाद प्रश्न संख्या घ है। यहां पर आपको किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखना है। तो यहां पर बादल, मैंने आपको बताया था बादल का क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा जलद, एक क्या हो जाएगा, जलद हो जाएगा। और एक हो जाएगा जलधर, एक हो जाएगा जलधर। और यहां पर कमल का भी आपको मैंने बताया था जलज, जलज। और दूसरा क्या हो जाएगा, पंकज, जलज और पंकज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहां पर धुआं, तालाब, ज्येष्ठ, आग। तो आग का क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। आग का हो जाएगा अग्नि। और तालाब का क्या हो जाएगा, तो तालाब का हो जाएगा तड़ाग हो जाएगा। क्या, तड़ाग हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। तो यहां पर स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम हो जाएगा, सु प्लस आगतम। और इसमें संधि कौन सी है, इसमें यहां पर यड़ संधि है। कौन सी, यड़ संधि है। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस इस तरीके से, एकम इस तरीके से। और इसमें भी यड़ संधि है, यहां आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी का, फल अथवा मती का। तो मधु का मैं आपको बता दूं पंचमी विभक्ति और कौन सा, बहुवचन का रूप लिखना है। तो मधु का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, मधुभ्यः। क्या हो जाएगा, मधुभ्यः, मधुभ्यः इस तरीके से। मधु का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, मधुभ्यः हो जाएगा। और फल अथवा मती का, तो फल का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, फल का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं फलेभ्यः, फलेभ्यः इस तरीके से फलेभ्यः हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं अपठाम, हसथः, पठतः, हसेत। तो हसेत में कौन सी धातु है, हसेत में धातु है कौन सी, हस धातु है। कौन सी, यहां पर आप देख सकते हैं यह हस धातु है। और इसमें लकार कौन सी है, तो इसमें विधिलिंग लकार है। कौन सी, विधिलिंग लकार है, विधि इस तरीके से विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। और यहां पर पूछा गया है कि पुरुष, पुरुष कौन सा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रथम पुरुष का है।
किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है, इस तरीके से। इसके बाद आपको वचन लिखना है, किस वचन का है? तो यह एक वचन का है, एक वचन। इसके बाद प्रश्न आया है 10 घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो आपने कर दिया होगा। और प्रश्न संख्या 11 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बताया था पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जरूर आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपने लिखा होगा अच्छे से और आपने 6 नंबर पक्के कर लिया होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं, तो आपने अपने जिले के हिसाब से, यानी आपके जिले में जो खंड काव्य चलता है उसी के अनुसार आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। और आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, और अगले पेपर की बेहतर तैयारी करें, क्योंकि अब पेपर जो है 26 तारीख को कौन सा पेपर है? गृह विज्ञान का पेपर है। और इसके बाद 28 तारीख को चित्रकला का पेपर है, चित्रकला यानी ड्राइंग का पेपर है। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में चित्रकला के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे, जिनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको आलेखन बनाना है। इसलिए चैनल के साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। जय हिंद।